गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डी ब्रोगली सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है वो पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए श्रोडिंगर ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना को दर्शाने के लिए एक समीकरण दी, जिसे श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी समीकरण कहा जाता है। तो देखिए, श्रोडिंगर ने जो अपना तरंग यांत्रिकी सिद्धांत है वो किसके लिए दिया था? परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना से संबंधित था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके लिए यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को दर्शाया गया था। ठीक है, इसके लिए जो समीकरण है उसको श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी समीकरण कहते हैं। अब जो श्रोडिंगर की जो तरंग यांत्रिकी समीकरण है वो इस प्रकार से है, डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस कैपिटल वी साई बराबर 0। ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इसे श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे x, y तथा z है वो क्या है? अक्ष है। x, y और z क्या है? अक्ष है, एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे जो साई है वो शो करता है कक्षक को। ठीक है, साई है वो किसको शो करता है? कक्षक को, या इसे अपन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी कह सकते हैं। ठीक है, अब साई है वो कक्षक को शो करता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, और जो साई स्क्वायर है वो होती है इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता।
साई कक्षक को शो करता है और साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता। एम यहाँ पे है, स्मॉल एम यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। एच यहाँ पे है प्लांक स्थिरांक, ठीक है। ई यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये यहाँ पे कैपिटल वी है, कैपिटल वी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। देखो स्मॉल वी के द्वारा वेग को दर्शाया जाता है, स्मॉल वी के द्वारा वेग को दर्शाते हैं। ये यहाँ पे कैपिटल वी है जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को शो करती है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है इसे श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी समीकरण कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताती है। किसके द्वारा? साई और साई स्क्वायर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे साई या साई स्क्वायर का जो सिंबल है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है, ठीक है। तो यहीं से कक्षक की परिभाषा दी गई थी। यहाँ पे साई किसको शो करता है? कक्षक को। तो यहीं से परमाणु के अंदर कक्षक की परिभाषा दी गई थी कि परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, परमाणु में वह स्थान क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताया जाता है किसके द्वारा? साई या कक्षक के द्वारा। तो देखिए यहाँ से कक्षक की क्या परिभाषा दी गई? कक्षक ऑर्बिटल। अब देखिए जहां अपन ने इसको इक्वेशन में साई के द्वारा दर्शाया था, तो कक्षक क्या होता है? परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाता है, ठीक है। तो ये तो कक्षक या ऑर्बिटल की परिभाषा है, यानी इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर भरे जाते हैं? कक्षक के अंदर भरे जाते हैं। अपन कक्षक को ऐसे बॉक्स के रूप में शो करते हैं, ठीक है ना। ये एक कक्षक है, ठीक है, और एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसीलिए कक्षक को कहा गया ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों की युग्मित अवस्था होती है,
ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है, युग्मित अवस्था है। ठीक है। अब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है। अब एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये होती है इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित अवस्था। ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षक में केवल अकेला होता है। ठीक है। तो परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है वो कक्षक होता है। अब देखिए, अब अपन परिभाषा करेंगे नोड की। ठीक है। नोड, ये नोड ये तल के रूप में हो सकता है, ये नोड ये पृष्ठ के रूप में हो सकता है। ठीक है। अब नोड क्या होता है, परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोड कहलाता है। तो नोड क्या होता है, परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है, वो स्थान क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। तो नोड ऐसा स्थान होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की संभावना 0 होगी। ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो स्थान क्या होगा, नोड। और जहां इलेक्ट्रॉन की संभावना सर्वाधिक होती है वो होता है कक्षक। तो ये परिभाषा है कक्षक और नोड की। ठीक है। अब देखिए, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है वो इस प्रकार से होती है। परमाणु एटम, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं कोश, जिसको सेल कहा जाता है। कोश के अंदर होते हैं उपकोश, जिसको सब सेल कहा जाता है। उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, जिनको ऑर्बिटल कहा जाता है। और कक्षक के अंदर पाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इस प्रकार से होती है। परमाणु के अंदर कोश होते हैं, कोश के अंदर उपकोश,
उपकोष में कक्षक, और कक्षक के अंदर भरे होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु में जो कोष है, कोष के बारे में अपन बता चुके हैं बोहर मॉडल में। कोष कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, ये क्या थे, कोष। ठीक है। उपकोष, उपकोष होते हैं एस, पी, डी, एफ। ठीक है। स्मॉल एस उपकोष, स्मॉल पी उपकोष, स्मॉल डी उपकोष, स्मॉल एफ उपकोष। ठीक है। इनके अंदर पाए जाएंगे क्या, इनके कक्षक। ठीक है। उपकोष के अंदर क्या पाए जाएंगे, कक्षक पाए जाएंगे, और ये कक्षक है वो भी एस कक्षक, पी कक्षक होंगे, डी कक्षक होंगे और एफ कक्षक होंगे। ठीक है ना। अब ये एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, ठीक है ना, ये किस किस प्रकार से होंगे ये अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। और इन एस, पी, डी, एफ कक्षकों के अंदर होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है। अब देखिए, जो एस उपकोष है वो 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, इस प्रकार से। अब देखो उपकोष के आगे यहां अपन ने एस उपकोष दर्शाए हैं, इनके आगे जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको ध्यान से समझना भाई। उपकोष के आगे जो संख्या लिखी होती है वो संख्या दर्शाती है कोष को। उपकोष के आगे जो संख्या लिखी होती है वो किसको दर्शाती है, कोष को दर्शाती है। यानी जो 1s है ये कौन से कोष में है, पहले कोष में। 2s है वो कौन से कोष में है, दूसरे कोष में। 3s कौन से कोष में, तीसरे कोष में। 4s चौथे कोष में। 5s पांचवें कोष में। 6s छठे कोष में। इस प्रकार तो s उपकोष है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, 1s से। ठीक है। उपकोष के आगे जो संख्या होती है वो किसको दर्शाती है, कोष को दर्शाती है। उपकोष के आगे लिखी संख्या कोष को व्यक्त करती है। ठीक है। अब देखिए पी उपकोष है, पी उपकोष स्टार्ट होता है 2 से। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p डैश डैश डैश।
यानी 1p है वो नहीं होता। अब ये 1p क्यों नहीं होता इसको अपन आगे समझेंगे। तो p उपकोष स्टार्ट हो जाता है 2 से, ठीक है। डी उपकोष स्टार्ट होता है 3 से, 3D, 4D, 5D, 6D, इस प्रकार से, ठीक है। और जो F उपकोष है, अब देखो S उपकोष 1 से स्टार्ट हुआ, P उपकोष 2 से स्टार्ट हुआ, D उपकोष 3 से स्टार्ट हुआ, तो F उपकोष 4 से स्टार्ट होगा। 4F, 5F, 6F, इस प्रकार से, ठीक है। अब अपन ने कहा कि जो उपकोष के आगे लिखी हुई संख्या किसको बताती है? कोष को, है ना। तो देखिए 1s कौन से कोष में होगा? के कोष में। अपने कहा इसके आगे लिखी हुई संख्या किसको बताती है? कोष को। अब कौन से कोष के लिए स्मॉल n का मान 1 होता है? के कोष के लिए। तो 1s है वो कौन से कोष में होगा? के कोष में होगा, ठीक है ना। और 2s और 2p दोनों के आगे संख्या कितनी है? 2। अब स्मॉल n का मान 2 कौन से कोष के लिए होता है? L कोष के लिए। तो ये L कोष में होंगे, ठीक है। 3s, 3p, 3d, इनके आगे देखिए संख्या कौन सी है? 3। तो कौन से कोष के लिए स्मॉल n का मान 3 होता है? M कोष के लिए। तो ये M कोष में होंगे। 4s, 4p, 4d, 4f, इनके आगे संख्या 4 है, तो स्मॉल n का मान 4 n कोष के लिए होता है, तो ये n कोष में होंगे, ठीक है। 5s, 5p, 5d, 5f, इनके आगे संख्या 5 है, तो ये अल्फा कोष में या कह दीजिए ओ कोष में, ठीक है। ये 5वें कोष में होंगे। इनके आगे संख्या 6 है, तो ये छठे कोष में होंगे। 6s, 6p, 6d, 6f, ठीक है। ये छठे कोष में होंगे, जिसको अपन बीटा या पी कोष कह सकते हैं। ये कैपिटल पी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं? उपकोष पाए जाते हैं। और उपकोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एस, पी, डी, एफ, इनको स्मॉल लेटर में शो करते हैं। स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। और ये विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले उपकोष हैं, ठीक है ना। के कोष में केवल क्या होगा? 1s। के कोष में केवल 1s। एल में 2s एंड 2p। एम में 3s, 3p, 3d। एन में 4s, 4p, 4d, 4f, है ना। यानी जो एन कोष है चौथा, वहां चारों प्रकार के उपकोष है ना। आप देख सकते हो जो चौथा कोष है एन कोष, उसमें चारों प्रकार के उपकोष हैं। 4s, 4p, 4d,
4F। जो पहला कोष है K, उसमें केवल एक ही प्रकार का उपकोष होता है 1S, क्योंकि 1P नहीं होता, 1D नहीं होता, 1F ये भी नहीं होता। दूसरे कोष में दो प्रकार के उपकोष है 2S और 2P, है ना। 2D नहीं होता, 2F नहीं होता, है ना। तीसरे कोष में तीन प्रकार के उपकोष है 3S, 3P, 3D, क्योंकि 3F नहीं होता। चौथा जो कोष है उसमें चारों प्रकार के उपकोष है 4S, 4P, 4D, 4F, ठीक है ना। तो ये कोष में पाए जाने वाले क्या है, विभिन्न उपकोष है ना। अब कल अपन बताएंगे कि उपकोष में कक्षक किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। कल अपन इन चारों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, S उपकोष के बारे में, P उपकोष के बारे में, D उपकोष के बारे में और F उपकोष के बारे में, और इनमें देखेंगे कौन कौन से कक्षक है वो किस किस प्रकार से पाए जाता है, ठीक है। थैंक यू।